वापस आते हैं बच्चों। हमने किया था कि KH की वैल्यू जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। याद रखना है आपको, बिल्कुल कम, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू उतनी कम सॉल्युबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस की बात कर रही हूँ मैं। देखिए सॉलिड और लिक्विड में तो हमने बात की थी कि वो एक्सोथर्मिक होगा तब अलग होगा, एंडोथर्मिक होगा तो अलग होगा सॉल्युबिलिटी। लेकिन गैस के बारे में हम बात करते हैं कि इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वाई? बिकॉज वहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगी। पानी का टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा गैसेज डिजॉल्व होंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैसेज डिजॉल्व कम हो जाएंगी। हेनरीज लॉ की कोई दो एप्लीकेशन लिखने के आती हैं, बहुत बार आती हैं, यहाँ पर दे रखी हैं। आप कोई भी दो याद कर लीजिए। पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाई प्रेशर पे उसको सील किया जाता है। दूसरा आप ये वाला कर लीजिए, ये इजी है कि जब आप हाइट पे जाते हैं, हाईलाइट करिए, जब आप हाइट पे जाते हैं वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो वहाँ पर जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम होता है तो हमारे ब्लड में भी कम हो जाता है, टिश्यू में भी कम हो जाता है, जिससे कि हमारी सोचने की क्षमता जो है थोड़ी कम हो जाती है। वी बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक। मुझे यहाँ पे याद है एक बच्चे ने कुछ बड़ा अजीब सा लिखा था आंसर कि पहाड़ों पे जाते हैं तो IQ कम हो जाता है। अरे IQ कम नहीं हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो जाती है और उसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, जिससे आपको ठीक से आप सोच समझ नहीं पाते हैं। ऐसा हो सकता है और इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इजी वाला। अब ये देखिए, अब हम जो भी कर रहे हैं ना तो हम ये मान के करें कि जो इजी चीज़ें हैं वो हम सब करके ले आएंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये वाला पॉइंट कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं, गोताखार जो पानी के अंदर जाते हैं, जो डीप डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, डीप नीचे पानी के जाते हैं, वहाँ पर जो गैसेस हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वो हमारे ब्लड के अंदर गैसेस का डिज़ोल्व जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएंगी गैसेस ब्लड के अंदर। जब हम ऊपर को आएंगे तो वही जो ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व हो गई हैं, मतलब मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, वो वापस बाहर को आएंगी। तो जब ऐसा होता है तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। इसको ध्यान से पढ़िए। दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स। तो आप ये लिख सकते हैं कि बेंड्स क्रिएट हो जाते हैं जब स्क्यूबा डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा नाइट्रोजन घुल जाती है। अब जब वो वापस आ रहे हैं ऊपर को तो वो बबल्स बन जाएंगे ब्लड के अंदर और उन जो बबल्स बन जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे कैपिलरी को और एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं बेंड्स, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। इसलिए स्कूबा डाइवर्स जो जाते हैं पानी के अंदर नीचे, उनके स्पेशल टैंक्स होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, जिसमें हीलियम 11.7% और नाइट्रोजन 56% होती है। अदरवाइज नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो जो नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको अभी बताया ना प्रेशर बढ़ेगा तो वो अंदर ब्लड में ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए कम नाइट्रोजन होती है उस टैंक में। तो 3 हो गए ये हेनरीज लॉ, कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व करना और स्कूबा डाइवर्स वाला और हाई एल्टीट्यूड पे जो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर कि कोई गैस, क्योंकि हम अभी गैस की बात कर रहे हैं, गैस का पानी में घुलना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन। हाँ, यहाँ पे एक बात ये लिखी हुई है कि डिसोल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक। जब भी गैस पानी में डिसॉल्व होती है किसी भी सॉल्वेंट में तो वो एक्सोथर्मिक है, हीट वहाँ पे रिलीज़ होती है और इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है या डिसोल्यूशन कम हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है राउल्ट्स लॉ। पहले हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ और मैंने क्या लिखा था, HGL। हेनरीज लॉ बात करता है गैस इन लिक्विड, HGL। राउल्ट्स लॉ बात करता है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब अब आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। अब जल्दी से इस वाले ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं 1 और 2। अगर हम शुरू में बात करते हैं तो शुरू में हमारे पास केवल कंपोनेंट 1 है और उसका मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब पूरा का पूरा 1 है। ये वॉलेटाइल है, कुछ वेपर प्रेशर होगा, मतलब इवेपोरेट करेगा तो वेपर प्रेशर होगा। अब हम इसमें 1 में धीरे धीरे क्या डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं और हमारा टोटल प्रेशर का ग्राफ ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा 2 कंपोनेंट है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, वो जल्दी से वोलेटाइल होके ऊपर जाएगा और हमारा पी टोटल बढ़ जाएगा। हम जैसे जैसे यहाँ जा रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं, तो हमारा टोटल प्रेशर बढ़ रहा है। बट हमारा जो कंपोनेंट 1 है, जो पहले पूरा था और 2 जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, अब कंपोनेंट 1 जो है वो 0 हो गया। जब हमारा ये हमने क्या किया, हमने शुरू में 1 लिया था पूरा और 1 में हमने 2 डालना शुरू किया, ये ऊपर पड़ गया। जब केवल 1 है तो हमारा ये है प्रेशर, जब हमारे पास केवल 2 है तो हमारा ये है प्रेशर, और दोनों का मिक्सचर ये जा रही है लाइन। ओनली 1 की वजह से प्रेशर, ओनली 2, देखो x2 इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज़ 1 और x1 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 है ही नहीं। तो कितना है पार्शियल प्रेशर, P2। ये पार्शियल प्रेशर है 2 की वजह से, ये पार्शियल प्रेशर है 1 की वजह से। अब जब हमने दोनों को मिला दिया तो हमारा ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, और अगर हम 1 को हटाते जाएंगे और 2 बढ़ाते जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा। तो ये दो ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर है जो दोनों ही वॉलेटाइल हैं, दोनों की वेपर्स बनती हैं। तो इस तरीके से कुछ ये ग्राफ आता है। अच्छा, अगर बच्चों मैं ये बोलूँ कि 2 का जो वॉलेटिलिटी थी वो कम थी, 2 की वॉलेटिलिटी कम थी, तो P2 देखो, अगर 2 की मैं बोलूँ कि 1 से कम थी तो ये पॉइंट यहाँ आएगा और फिर ये जो है इस तरह से नीचे जाएगा। यहाँ पर जो दिखा रखा है, इन्होंने बोला है कि 2 की वॉलेटाइल जो नेचर है वो 1 से ज़्यादा है। अगर 2 की वॉलेटाइल नेचर 1 से कम होगा तो ये P2 कहीं यहाँ लिखा होगा, तो आप समझिए इसको। और यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो इसी से रिलेटेड हैं जो बातें मैंने बोली हैं। अगला पेज पे आते हैं, हम पहुंच गए पेज नंबर 12 पे। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी से दैट राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो फिर याद करो, हेनरीज लॉ था गैस इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ है लिक्विड इन लिक्विड। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला ये है और राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला ये है। केवल KH ने x1 मतलब मोल फ्रैक्शन की जगह ले ली है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। राउल्ट्स लॉ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोनों के फॉर्मूले आप देखिए लगभग सेम है फॉर्मूले। ये है राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अगर हम बात करें तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन इनटू, जब वो अकेला है तब कितना वेपर प्रेशर है, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या आता है, P इज इक्वल टू K हेनरीज कांस्टेंट x। तो कहाँ पर चेंज आया है, KH की जगह यहाँ पे ले लिया है P1 नॉट। P1 नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का या प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, KH की जगह P1 नॉट। इन दोनों को कंपेयर करिए, ये किसका है, ये राउल्ट्स लॉ का है, ये किसका है, ये हेनरीज लॉ का है। राउल्ट्स लॉ के केस में लिक्विड इन लिक्विड, हेनरीज लॉ के केस में गैस इन लिक्विड। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक यहाँ पे बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, जब वो अकेला होता तब कितना प्रेशर होता, जब वो किसी के साथ है, किसी और
लिक्विड के साथ है तो उसका प्रेशर कितना है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन। अब आप इतना कर लीजिए। हमने 20 मिनट कर लिया चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, आगे बढ़ते जाएंगे।